नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें बड़ी खबर 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। और सबसे बड़ी खबर में और पहली खबर में जिक्र करेंगे प्रियंका गांधी का, जिसमें आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का आ गया है मेगा प्लान और यूपी में करेंगे तूफानी दौरे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने किया है बड़ा दावा, मोदी सरकार ने जबरदस्ती थोपी थी नोटबंदी और आरबीआई ने खारिज की थी सभी दलीलें। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे जेएनयू मामले की, जिसमें कोर्ट ने नहीं दी है केस चलाने की इजाजत। दरअसल दोस्तों, कन्हैया कुमार को बड़ी राहत मिलते दिखाई दे रही है। और इसके बाद की बड़ी खबर में जिक्र करेंगे कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में होगी बैठक और 20 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं तय। तो दोस्तों, हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव से आ रही है। प्रियंका गांधी का मेगा प्लान, यूपी में करेंगी तूफानी दौरे। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ में रोड शो के बाद कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी अब मेगा प्लान की तैयारी कर रही हैं। चुनाव तारीखों का ऐलान होने के बाद प्रियंका गांधी अब यूपी में तूफानी दौरे करने जा रही हैं। यानी आज 12 मार्च को अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद तनावपूर्ण हालत के चलते टाल दी गई थी। इस बैठक में शिरकत करने के बाद प्रियंका गांधी यूपी का दौरा करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी करेगी। बताया जा रहा है कि इसमें 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा, जबकि 11 नामों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। यह लिस्ट कभी भी आ सकती है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर भी प्रियंका गांधी की नजर है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस दूसरी लिस्ट जारी करने से पहले बीजेपी उम्मीदवारों की सूची का भी आकलन करेगी। बता दें कि सक्रिय राजनीति में आने के बाद प्रियंका गांधी ने ठीक एक महीने पहले 11 फरवरी को लखनऊ में रोड शो किया था। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल थे। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेदारी दे दी थी। हालांकि रोड शो के बाद पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से मीटिंग के अलावा उन्होंने कोई सार्वजनिक कार्यक्रम या जनसभा में हिस्सा नहीं लिया। अब जबकि पहले चरण के मतदान में महज 1 महीना बाकी है, तो प्रियंका गांधी ने यूपी में जोर शोर से चुनाव प्रचार करने का निर्णय ले लिया है। तो दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर मेगा प्लान बन चुका है प्रियंका गांधी का और उत्तर प्रदेश में तूफानी दौरे करेंगी, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी का बड़ा दावा, मोदी सरकार ने जबरदस्ती थोपी थी नोटबंदी और आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खारिज कर दी थी सारी दलीलें। दरअसल दोस्तों, नोटबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से दलीलें खारिज होने के बावजूद मोदी सरकार ने जबरदस्ती नोटबंदी लागू की थी। आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक के विवरण का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर अंकुश लगाने सहित जो कारण गिनाए थे, उन्हें केंद्रीय बैंक ने इस कदम की घोषणा से कुछ घंटे पहले ही नकार दिया था। इसके बावजूद नोटबंदी का फैसला उस पर थोपा गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के बारे में आरटीआई से मिली जानकारी का ब्यौरा रखते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो नोटबंदी के बाद टैक्स चोरी के लिए पनाहगाह माने जाने वाले जगहों पर पैसे ले जाने में असामान्य बढ़ोतरी और देश के बैंकों में असामान्य ढंग से पैसे जमा किए जाने के मामले की जांच की जाएगी। जयराम रमेश ने आगे कहा कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे नोटबंदी की घोषणा हुई। उसी से कुछ घंटे पहले आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड बैठक हुई। उस बैठक में क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। आरबीआई के गवर्नर रहते हुए उर्जित पटेल 3 बार संसद की समितियों के समक्ष आए। तीनों बैठकों में उन्होंने यह नहीं बताया कि आरबीआई की बैठक में क्या हुआ था। अब 26 महीने बाद आरटीआई के जरिए उस बैठक का ब्यौरा सामने आ गया है। जयराम रमेश ने कहा कि इस बैठक में कहा गया कि काला धन मुख्य रूप से सोना और रियल एस्टेट के रूप में है, इसीलिए नोटबंदी का काले धन पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जाली नोटों के बारे में बहुत बातें की गई थी, लेकिन बैठक में कहा गया कि नोटबंदी से जाली
जाली नोटों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरबीआई का यह भी कहना था कि नोटबंदी का पर्यटन पर तात्कालिक नकारात्मक असर होगा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि नोटबंदी को लेकर जो कारण दिए गए थे उनको आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने नकार दिया था। इन सब के बावजूद आरबीआई ने कहा कि वह नोटबंदी के साथ है। इसका मतलब है कि आरबीआई पर दबाव डाला गया, नोटबंदी का फैसला उस पर थोपा गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि नोटबंदी एक तुगलकी फरमान है और घोटाला था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। एक सवाल के जवाब में जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर आरबीआई की स्वायत्तता और उसकी पेशेवर स्वतंत्रता को फिर से बहाल किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने जबरदस्ती देश पर नोटबंदी थोप दी थी और आरबीआई ने ये साफ तौर पर कहा था कि नोटबंदी करने के बाद काले धन पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा और इससे पर्यटन पर तत्कालीन नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और देश को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये बड़ा खुलासा एक आरटीआई के जरिए करते हुए जयराम रमेश ने और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेएनयू मामले से जुड़ी आ रही है। कोर्ट ने नहीं दी केस चलाने की इजाजत और कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि चार्जशीट दाखिल करने की आखिरकार इतनी जल्दबाजी क्या थी। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के देशद्रोह मामले में दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि उसने चार्जशीट दाखिल करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों की थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ 2016 के राजद्रोह के एक मामले में मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों से अभी तक जरूरी अनुमति नहीं मिली है। दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी को कुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था जिसमें कहा गया था कि जेएनयू परिसर में 9 फरवरी 2016 को एक कार्यक्रम के दौरान जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने देश विरोधी नारेबाजी का समर्थन किया था। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने पुलिस से कहा कि वह मंजूरी हासिल करने के बाद आरोप पत्र दाखिल कर सकती थी। जज ने कहा कि आप यानी कि दिल्ली पुलिस मंजूरी हासिल करने के बाद इसे दायर कर सकते थे। इसे करने की जल्दबाजी क्या थी? मैं मामले में आगे बढ़ सकता हूं। पुलिस ने अदालत को बताया कि मंजूरी मिलने में 2-3 महीने लगेंगे। अदालत ने इस मामले से जुड़े पुलिस उपायुक्त से भी रिपोर्ट मांगी है और मामले पर अगली सुनवाई 29 मार्च को की जाएगी। अदालत ने पूर्व में कुमार और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय देते हुए पुलिस से संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया को तेज करने को कहने का निर्देश दिया था। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोर्ट ने नहीं दी केस चलाने की इजाजत और पुलिस से पूछा कि चार्जशीट दाखिल करने की आखिरकार जल्दबाजी क्या थी। तो दोस्तों, ये कन्हैया कुमार और जेएनयू का जो देशद्रोही का मामला था उसमें ये बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में होगी बैठक और 20 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं इसमें तय। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही है। पार्टी नेता सोनिया गांधी के निवास पर हो रही इस बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब की सीटों पर चर्चा की जा रही है। मध्य प्रदेश की करीब 20 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो सकते हैं। हालांकि नामों की घोषणा बाद में की जाएगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस की ये बैठक प्रत्याशी चयन के लिए हो रही है। आज की इस बैठक में उन सीटों के लिए नाम तय होंगे जहां कोई विवाद नहीं है, सिर्फ एक दावेदार का नाम है। शिवपुरी, सतना, छिंदवाड़ा, राजगढ़, ग्वालियर समेत 20 सीटों पर नाम फाइनल होने की उम्मीद है। गुना शिवपुरी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और झाबुआ रतलाम से कांतिलाल भूरिया के नाम पर कोई विवाद या शको शुबहा नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इन दोनों के नाम पहले ही लिस्ट में घोषित कर दिए जाएं। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है जिसमें हमने आपको बताया कि कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में होगी बैठक और 20 प्रत्याशियों के नाम का हो सकता है यहाँ पर फैसला। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था जेएनयू का, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि कोर्ट ने नहीं दी है केस चलाने की इजाजत और पुलिस से पूछा कि आखिरकार आपको चार्जशीट दायर करने की इतनी जल्दबाजी क्या थी। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली में दिल्ली सरकार की अनुमति के बाद ही देशद्रोह जैसे मामले में चार्जशीट दायर की जा सकती है, लेकिन कोर्ट ने फटकार लगाते पूछा कि चार्जशीट तो आपने दायर कर दी, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार की अनुमति कहाँ है। तो दिल्ली सरकार ने नहीं दी है अभी तक कोई अनुमति और ऐसे में केस चलाने की इजाज़त नहीं दी है।
कोर्ट ने। और इसके पहले की बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था जयराम रमेश का, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने किया है बड़ा दावा और कहा है कि देश पर नोटबंदी थोपी गई थी। आरबीआई इसका लगातार विरोध कर रहा था और आरबीआई ने यह भी कहा था कि नोटबंदी से काले धन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और मुख्यतः काला धन रियल एस्टेट और सोने के रूप में मौजूद है। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था प्रियंका गांधी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में बना लिया है मेगा प्लान और यूपी में होने वाला है प्रियंका गांधी का ताबड़तोड़ रैलियां और चुनावी भाषण और तूफानी दौरे पर दिखेंगी प्रियंका गांधी। और आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से आ रही खबर के मुताबिक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की फूलपुर से लड़ सकती है 2019 के लोकसभा का चुनाव। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।